आइए आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी चर्चा करना। हमारे संविधान का भाग 5, पार्ट 5, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, द यूनियन, संघ, उसमें अगर हम अध्याय नंबर 4 पे आएंगे, चैप्टर 4 पे, ये पार्ट है, ये पार्ट 5 है, ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 पे आएंगे तो नीचे मिलेगा 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4 मिल जाएगा, और इसकी हेडिंग है यूनियन जुडिशरी, संघ की न्यायपालिका। और संघ की न्यायपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा, इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, इसका रिमूवल कैसा होगा, इनकी जुरिस्डिक्शन कैसी होगी, इनकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, इन सारी चीजों के बारे में, डिटेल के बारे में आर्टिकल 1 to 4 से लेकर के 147 तक संविधान में चर्चा की गई है। और ये तो हम जानते ही हैं कि हमारी संघीय व्यवस्था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग है, जहाँ कि हम जानते हैं कि फेडरल लॉ को फेडरल कोर्ट और स्टेट लॉ को स्टेट कोर्ट हैंडल करती है। बट अपने यहाँ हम जानते हैं कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, नीचे हाई कोर्ट है, तीसरे नंबर पे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। और ये ऐसा नहीं है कि राज्य के कानून हो चाहे केंद्र के कानून हो, ये सब पे सुनवाई करते हैं। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी है। और सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ, तो जानिए कि भारत का गणतंत्र जिस दिन बना उसके 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, यानी कहने का मतलब 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को, यानी भारत के गणराज्य बनने के बाद 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारा फेडरल कोर्ट था आजादी के पहले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, GOI 1935 के अंतर्गत जो था, उसकी जगह जो है सुप्रीम कोर्ट ने ले ली। लेकिन उससे ज्यादा जुरिस्डिक्शन है इसका, ज्यादा इसलिए है कि वो सारी शक्तियां तो आ गई। उस समय हमको मालूम है कि जो अब अपील का जो सर्वोच्च न्यायालय था वो क्या था, वो प्रीवी काउंसिल लंदन में था। वो शक्तियां भी अब जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई। तो जो फेडरल कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था उससे ग्रेटर लार्जर जुरिस्डिक्शन है हमारे सुप्रीम कोर्ट का आज की तारीख में। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब हम आते हैं 1 to 4 पे। आर्टिकल, ये याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था, 2 दिन बाद 26 जनवरी के। और अब हम आते हैं आर्टिकल 1 to 4 के ऊपर। आर्टिकल 124 जब आप पढ़ेंगे तो लिखता है कि भारत देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और जिसका मुख्य न्यायमूर्ति होगा, और वो 7 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा। यानी नॉट मोर देन 7 न्यायाधीश होंगे और एक चीफ जस्टिस होगा, एक न्यायमूर्ति होगा। और बीच में एक लाइन लिखी हुई है कि तब तक जब तक कि संसद इसकी संख्या को बढ़ा नहीं देती कानून बना करके, तब तक ये ऐसा रहेगा। तो यहां फिर एक बार हम चर्चा कर दें कि जब हम संवैधानिक किसी भी उपबंध को पढ़ें तो अपने दिमाग का ढक्कन खोल करके हम उसमें ढेर सारे क्वेश्चन फ्रेम करना शुरू कर दें अपनी तरफ से। ये सहूलियत का काम है, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जिससे कि बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर हम सवाल को फ्रेम करेंगे तो हमें एग्जाम में बहुत आसानी होने जा रही है। फ्रेम करने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने पढ़ा, एक फैक्ट हमारा हो गया कि संविधान लागू होने के समय सर्वोच्च न्यायालय में कुल 8 जज थे, 1+7। ठीक। दूसरी बात ये निकल करके आई, अगर कहीं एग्जाम में आ जाता है कि भाई न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो अपने सदस्यों की संख्या जब चाहे तब बढ़ा सकती है कि नहीं? तो आप सोचेंगे हाँ यार सही तो है, कोलेजियम सिस्टम है, खुद ही लोग अपने आप को नियुक्त कर लेते हैं,
संख्याएं बढ़ा लेते होंगे। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़े हैं, अपने अपने दिमाग में, जैसे आज तक पे खबर चलती रहती है ना, आज तक, कल तक, तो परसों तक के बारे में सोचिए कि ये चल रही, तो दिमाग में इस चीज को बैठाइए। और वहां लिखा हुआ है ना कि संसद जब तक उसकी संख्या, मतलब ये इनकी संख्या को बढ़ाने का काम संसद का है, और संसद ने इसी से कानून बना करके 1956 में 10, 60 में बढ़ा के 13 कर दिया, 77 में 17 कर दिया, 1986 में 25 कर दिया, 2008 में 30 कर दिया। ये अधिकार पार्लियामेंट को है। तो अगर कोई ऐसा एजर्सन आपको मिलता है तो आप कहेंगे नहीं, तो गलत है, बाहर करो इसको उठा करके। ये तो करती है, तो सरकार का काम, पार्लियामेंट बनाएगी कानून। और आगे आप सोचेंगे कि अब कितने हैं, तो आप कहेंगे कि अब जो है न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 बना दिया, और 2019 में उन्होंने कह दिया कि अब 33 जज और 1 चीफ जस्टिस, कुल 34 हैं। तो बन गया ना सवाल। आपके दिमाग में अब एक सवाल बनना चाहिए कि यार उस समय 8 थे, बराबर बढ़ते रहे, इतनी बात याद रहे। 2019 में बढ़ा करके 1 धन 33 34 कर दिया गया। आज सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं। अगर ये रीजन आ गया कितने न्यायाधीश हैं, इतने न्यायाधीश हैं, आप कहेंगे सही है, सही है। तीसरा आ गया इनकी नियुक्ति, न्यायाधीश इनकी संख्या स्वयं बढ़ा लेते हैं, कहेंगे गलत है। उसके बाद से ये संख्या बढ़ाई गई 2019 में, 2018 में, 2017 में, तो अब यहां आपको याद है 2019 लगा देंगे। इसने स्थान लिया कि किसका स्थान लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। अब इसके पास प्रिवी काउंसिल लंदन की जो अपीली शक्तियां थी वो भी आ गई हैं। तो पढ़ते समय अगर हम अपने थोड़ा चौकन्ना रहेंगे तो हम को प्री में सवालों को छांटने में आसानी होगी। मेरा यहां खड़े होने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका काम थोड़ा आसान हो जाए, ठीक? तो आपको इसमें सुविधा होगी, वरना फ्री के बाद फ्री हो जाएंगे। तो ये संख्या हो गई आपकी, ये बात हो गई 124। ये कह रहा था, क्या बताया इसने? ये कहा कि जो है न्यायाधीशों की संख्या सरकार बढ़ा सकती है। उस समय 8 थी, आज की तारीख में 34 है। बताया कि ये संख्या 56 में, 60 में, 77 में, 86 में और 2008 में तक ये 30 थी। और ये कब बढ़ाया गया? ये 2019 में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम, न्यायाधीशों की संख्या इसका नाम है, के द्वारा बढ़ा के 34 कर दिया गया। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आती है इनके अपॉइंटमेंट की बात, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी? तो वही इसी आर्टिकल में संविधान इस बात की व्यवस्था करता है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति कैसे करेगा उसके बारे में संविधान कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से जिससे वो परामर्श करना आवश्यक समझे, उनसे परामर्श करके नियुक्ति करेगा। ठीक? यानी इनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की राष्ट्रपति करेगा। और कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस से जिससे वो परामर्श करना आवश्यक समझे। ठीक? यही बात है संविधान में। और ये है कंसल्टेशन, एक शब्द है, परामर्श, कंसल्टेशन। इसी को लेकर के ज्यादा रायता फैला है, कंसल्टेशन को लेकर के, कि परामर्श का क्या मतलब है। तो एक बात और जान लें कि इस तरह के मामले की जो सुप्रीम कोर्ट के से इस परामर्श की या कि उसकी नियुक्ति को लेकर के सब जितने मामले चले हैं, इनका नाम ही रख दिया गया है न्यायाधीश मामला। तो प्रथम न्यायाधीश मामला, द्वितीय न्यायाधीश मामला, तृतीय न्यायाधीश मामला, चतुर्थ न्यायाधीश मामला आपको ये मिलेगा। और फोर्थ जजेस केस, फर्स्ट जजेस केस, थर्ड जजेस केस। तो कंसल्टेशन, परामर्श को लेकर विवाद कि राष्ट्रपति परामर्श करेगा। तो जो हमारा प्रथम न्यायाधीशवाद था वो 1982 में आया। प्रथम न्यायाधीशवाद ये कब आया? 1982 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि परामर्श का मतलब कंसेंसस नहीं है, परामर्श एक्सचेंज ऑफ व्यूज है, विचारों का आदान प्रदान। कहने का मतलब कि अगर मुख्य न्यायमूर्ति ने कोई सलाह दी तो उसे नहीं भी माना जा सकता। यहां कंसेंसस नहीं है,
ये एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ व्यूज है। पहली बार उन्होंने कहा कि ये विचारों का आदान प्रदान है, कोई जरूरी थोड़ी एक परामर्श करें तो उस पर सहमति हो जाए। बट इन सेकेंड जजेस केस, दो तीन न्यायाधीश बाद में, जो 1993 में आया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहीं से कॉलेजियम सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, जिसे आप सुनते होंगे बड़ा होता है कॉलेजियम हो गया, कॉलेजियम हो गया, ये वहीं से इन्वॉल्व हुआ। 1993 में जो द्वितीय न्यायाधीश मामला था, वाद था, वहां सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 82 की कही गई बात को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट अलग जजमेंट दे सकता है, उस पर कोई रोक नहीं कि आपने ये कह दिया था तो आज ये क्यों कह रहे हैं, तब कह रहे थे, तब का मामला दूसरा था, आज कह रहे हैं आज का मामला दूसरा है। ठीक, तो 1983 में ये कहा गया कि परामर्श का मतलब सहमति है, यानी जो सलाह दी जा रही है वो मानने को जो है राष्ट्रपति साहब बाध्य हैं। लेकिन एक बात उन्होंने और इसी में जोड़ी, उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति की सलाह नहीं होगी, ये मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह, चीफ जस्टिस की सलाह ही केवल नहीं होगी, वो परामर्श करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के दो जो सीनियर मोस्ट जजेज हैं, जो दो ऐसे न्यायाधीश हैं जो कि सीनियर मोस्ट हैं, जो वरिष्ठतम है, उनसे सलाह करने के बाद जो है, उनसे सलाह करने के बाद ही अपनी सहमति देगा। यानी वो व्यक्ति की सहमति नहीं होगी, वो जो परामर्श है उसमें सहमति आवश्यक है नहीं। अब ये बाइंडिंग हो गया कि जो सलाह दी जा रही है उसको मानना बाध्य है, लेकिन वो सलाह व्यक्ति नहीं देगा, संस्था देगी, और एक कॉलेजियम बन गया। वो दो आदमी से, जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, उनसे कंसल्ट करने के बाद ही वो देंगे। और तृतीय न्यायाधीश बाद में उन्होंने इसको क्या किया, इसको और एक्सपेंड कर दिया। तृतीय न्यायाधीश बाद आया 5 साल बाद, उसके 1998 में, इन थर्ड जजेस केस, तीसरे न्यायाधीश बाद में जो 1998 में आया, उसमें उन्होंने इसको परामर्श को बढ़ा दिया, थोड़ा सा कह दिया कि बहुसंख्यक न्यायाधीशों के विचार की प्रक्रिया, या जिसको अंग्रेजी में कहेंगे कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ जजेस। यानी यहां कोलिजियम को कर दिया कि यहां मुख्य न्यायमूर्ति 4 और न्यायमूर्तियों से, जो वरिष्ठतम 4 और न्यायमूर्ति हैं, उनसे सलाह मशविरा करके ही अपनी राय देगा। अब ये 5 की संख्या हो गई, एक चीफ जस्टिस साहब और 4 और न्यायाधीशों से कंसल्ट करके। और ये भी कहा गया कि ये, हाँ अब तो क्लियर हो गया, यही कॉलेजियम सिस्टम है जिसको आप बहुत चर्चा सुनते होंगे। कॉलेजियम सिस्टम को कहें तो ये मतलब, कॉलेजियम सिस्टम आप देखिए तो ये न्यायाधीशों के नियुक्ति, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्ति और स्थानांतरण को करने की एक प्रक्रिया कह सकते हैं इसको। और ये न तो संविधान में लिखित है और न तो ये किसी अधिनियम में है, ये न्यायालय द्वारा समय समय पे खुद ही अपने लिए बनाए गए नियम है। ये पता है आपको कि न्यायालय भी कानून का निर्माण करती है। देखिए ये कानून न्यायालय ने बनाया है अपने जजमेंट के माध्यम से। तो कॉलेजियम सिस्टम में अब ये हो गया कि 4 और न्यायाधीशों से कंसल्ट करके ही अपनी राय राष्ट्रपति को देंगे, यानी कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ जजेस। सिंगल ओपिनियन या फिर 3 की ओपिनियन थी 1993 में, लेकिन 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको बढ़ाया और कहा कि नहीं। और यह भी कहा कि अगर 2 आदमी भी किसी नाम के पर सहमत नहीं है तो उस नाम को शामिल नहीं किया जाएगा, तो उसकी सिफारिश, उसका रिकमेंडेशन कॉलेजियम नहीं करेगा। अगर कोई 2 जज भी किसी नाम पे सहमत नहीं है तो कॉलेजियम उसकी सिफारिश नहीं करेगा। लबो लुबाब यही आपका कॉलेजियम सिस्टम है। और कॉलेजियम सिस्टम में ये, जब कॉलेजियम विचार करके सरकार के पास नाम भेज देता है तब सरकार का एक्शन शुरू होता है। और ये लॉ मिनिस्टर साहब को भेज दिया जाता है, कानून मंत्री को हमारे, और कानून मंत्री साहब इसको प्रधानमंत्री को दे देते हैं कि आप इस पर राष्ट्रपति की क्या कहते हैं उसको सहमति प्राप्त करें। तो ये प्रक्रिया है करने की इसको। लेकिन आप देखें तो इस मामले, ये सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश ही ज्यादातर मुख्य न्यायाधीश बनते रहे। 1973 में 3
वरिष्ठ को, तीन सीनियर मोस्ट जजेस को बाईपास करके एन रे साहब को जब चीफ जस्टिस बनाया गया तो काफ़ी हंगामा हुआ। और उसी के 4 साल बाद 1977 में MU वेग साहब को, उनके सीनियर को बाईपास करके उनको चीफ जस्टिस बनाया गया, तब भी हल्ला हुआ। लेकिन 1993 में कॉलेजियम सिस्टम जो है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट से कि वो परामर्श जो है वो उसमें जो है सहमति आवश्यक है, और 3 जजेस उस समय कहा था जो सेकेंड जजेस केस में, मामला में, कि 2 और जजेस से कंसल्ट करके जो देगा उसको मानने के लिए बाध्य है। तो अच्छा, सरकार ने 1999 में एक संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में बनाया, और विधि आयोग द्वारा और तमाम आलोचनाओं में ये कहा जाता था कि न्यायपालिका खुद ही अपने में से जजेस का चुनाव कर लेती है और यहाँ पे कोई चेक और बैलेंस नहीं है। बट इसको आगे फिर हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी संक्षेप में सर्वोच्च न्यायालय निपटाते समय इतना ही देखते हैं। तो कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया 2014 में कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संविधान संशोधन अधिनियम 2014 और न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया। लेकिन आप जाने कि 14 जजेस, 4th जजेस केस जो था, फिर 2015 में चौथा न्यायाधीशवाद था 2015 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये संविधान संशोधन अधिनियम 2014 और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इन दोनों को नल और वाइड घोषित कर दिया और फिर से अपनी कॉलेजियम सिस्टम बहाल कर दी। और इस पे चर्चा होती रहती है कि क्या सही होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो दोनों के पक्ष में तर्क हैं। और 1993 में जब से ये परामर्श को सहमति का नाम दिया गया, तब से लेकर के जो सीनियर मोस्ट जजेस को ही चीफ जस्टिस आमतौर पर नियुक्त करने की प्रक्रिया है। तो ये बातें हो गई नियुक्ति की। अब ये बात एक और उठती है कि ये जज, ये बनेगा कौन? हाँ, एक बात और कि अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति में अगर कोई अलग, चीफ जस्टिस की बात हो गई, लेकिन अगर चीफ जस्टिस के अलावा अलग न्यायाधीशों की प्रक्रिया में संविधान कहता है कि चीफ जस्टिस से परामर्श आवश्यक है, यानी चीफ अदर देन चीफ जस्टिस अगर कोई न्यायाधीश नियुक्त होते हैं तो उनकी नियुक्ति में चीफ जस्टिस साहब से परामर्श आवश्यक है। ठीक, अब तो कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व हो गया। तो ये हो गई इनके अपॉइंटमेंट की बात हो गई। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, किसको हम जज बना देंगे? क्वालिफिकेशन ये है कि वो मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो किसी उच्च न्यायालय में या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि किसी हाई कोर्ट में या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट्स में वो लगातार इन सक्सेशन 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। या अथवा दूसरी योग्यता है कि वो किसी उच्च न्यायालय में या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, प्लीडर रहा हो। तो ये दूसरी है। और एक तीसरी क्वालिफिकेशन भी है कि वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, यानी प्रसिद्ध न्यायवेत्ता हो। ये 3 कंडीशन है कि किसी हाई कोर्ट में या दो से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 साल तक जज रहा हो, या किसी हाई कोर्ट में या दो से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो। तीसरा, राष्ट्रपति की राय में वो पारंगत विधिवेत्ता हो। इसमें से सारे नहीं, चाहे जज हो, चाहे वकील हो, चाहे ये हो, तीनों में से एक होगा। ये इसकी योग्यता है। इसमें न्यूनतम आय वाय कहीं नहीं कि 35 साल 25 साल, कुछ नहीं। हाँ, एक जगह लिखा हुआ कि 65 साल में वो रिटायर हो जाएगा, यानी चाहे जब आता है वो मैक्सिमम 65 साल तक रहेगा। अगर वो 64 साल 11 महीने में भी आ जाए तो 1 महीने में रिटायर हो जाएगा, यानी मैक्सिमम 65 साल है, न्यूनतम का उल्लेख नहीं है। आइए अब देख लेते हैं ओथ और सैलरीज के बारे में। इनके शपथ या प्रतिज्ञान और इनके वेतन की स्थिति क्या है। तो शपथ की जहां तक बात है तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा, अपने हस्ताक्षर मुद्रा से विलेख के द्वारा इनकी नियुक्ति करेगा। और ये शपथ कैसे लेंगे?
शपथ इनको राष्ट्रपति दिलाएगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति साहब नहीं है तो शपथ रुकेगी थोड़ी, वो जिसको नियुक्त करेंगे वो दिलाएगा। और काम करने के पहले ये शपथ लेंगे, ओथ लेंगे सारे संवैधानिक प्राधिकारियों की अधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारियों के तरीके से। ये प्रावधान है, ये अनुसूची 3 में इसकी व्यवस्था की गई, इसका प्रारूप दिया गया है। और प्रारूप में 4 बातें हैं, 1, 2, 3, 4। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दूसरा ये है कि भारत की परमप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। और तीसरा क्या है, मैं अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान, विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। और चौथा यह है कि मैं भारत के संविधान और विधि की मर्यादा की रक्षा करूंगा। अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ये 4 बातें हैं जिसकी शपथ न्यायाधीश लेते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। ये शपथ की बात हो गई। सैलरीज की बात इनकी कितनी है, सबकी जिज्ञासा होती है जानने की, भाई हमारे चीफ जस्टिस साहब की सैलरी कितनी है। तो तमाम सुविधाएं तो आप जानते रहे हैं कि सुसज्जित आवास और चिकित्सा सुविधा, हवाई यात्रा, अन्य तमाम वेतन भत्ते तो मिलते ही हैं, न्यायिक भत्ता मिलता होगा। उसके अलावा वेतन का जहां तक बात है, 2018 तक 1 लाख रुपए था इनका, और बाकी जो हमारे जजेस साहबान हैं इनका 90,000 था। बट अब जो है सीजे साहब को 2,80,000 मिलता है और हमारे जज साहबान को 2.5 लाख, इनसे 30,000 कम मिलता है। ये है। और जहां तक अलाउंसेस वगैरह मिलते ही है। और जहां तक कि पेंशन की बात है तो पेंशन वही तनख्वाह किया था जैसे सारे लोगों के साथ है, इनके साथ भी। कार्यकाल क्या कितना होगा बता दिया। कार्यकाल इनका टेन्योर 65 साल तक, 65 साल की उम्र अटेंड करते ही चल देंगे, चाहे जब नियुक्ति हुई हो। और आपको त्यागपत्र दे के भी जा सकते हैं, अगर काम नहीं करना चाहते तो रिसिग्नेशन दे के जा सकते हैं, उनका अधिकार है। और तीसरा यह है कि इनका रिमूवल कैसे होगा। अगर कोई जज है ऐसा कि जिसको हमको रिमूवल चाहिए, तो रिमूवल का आधार क्या। रिमूवल का आधार संविधान 2 बातें बताता है। कहता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी सिद्ध मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार, या इनकैपेसिटी, अक्षमता। इन 2 आधार पे, इन 2 में से किसी एक आधार पे इनको हटाया जा सकता है। और हटाने के लिए 1968 में जजेस इंक्वायरी एक्ट बना, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में बना। और उसमें इसके जो प्रावधान, अगर किसी को हटाना है तो संसद में उसके लिए रेजोल्यूशन आएगा, प्रस्ताव आएगा। वो अगर लोकसभा में आता है तो कम से कम 100 सदस्य लिखित रूप से स्पीकर साहब को देंगे कि किसी जज साहबान के खिलाफ जो है मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी के आधार पे महाभियोग चलाना चाहते हैं। तो अगर लोकसभा में प्रस्ताव है तो 100 सदस्य उसको लिख करके स्पीकर साहब को देंगे। राज्यसभा में है तो कम से कम 50 सदस्य लिख के चेयरमैन साहब को देंगे। अब ये उनके ऊपर है, उसको स्वीकार करें या न करें। अगर स्वीकार कर लेते हैं तो एक 3 मेंबर कमेटी बना देंगे, जांच कमेटी बना देंगे। कमेटी में कौन होगा। कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या कोई दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। दूसरा मेंबर कौन होगा, कितने हमारे हाई कोर्ट है उसमें से किसी एक का चीफ जस्टिस हो जाएगा उस कमेटी में, चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का। और तीसरा जो है प्रतिष्ठित न्यायविद होगा, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा। ये 3 आदमी की मिलकर एक कमेटी बना दी जाएगी। कमेटी जांच करेगी और जांच करने के बाद अगर कमेटी दोषी पाती है तो ये सिफारिश करेगी, तो फिर सदन में उस पर मतदान कराया जाएगा। और इस प्रस्ताव को, महाभियोग को विशेष बहुमत से पारित होना होता है। विशेष बहुमत का मतलब यह कि कुल सदस्यों की संख्या, जो हाउस के कुल सदस्यों की संख्या है उनका बहुमत, और जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, उनका 2/3 ये होता है। तो ये विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा। और पारित होने के बाद महाभियोग पारित हो गए। अब ये राष्ट्रपति साहब ने इनको नियुक्त किया था, तो राष्ट्रपति इस आधार पे उनको हटाने का आदेश जारी कर सकता है और ये चले जाएंगे। ये प्रक्रिया है। लेकिन अभी तक ये किसी को हटाया नहीं गया। एक आप जानते हो कि रामास्वामी जी के बाद 1991 से 93 तक जज रहे थे, तो
वी रामास्वामी के ऊपर जो है महाभियोग लगाया गया था और 3 मेंबर कमेटी भी बनी। कमेटी इन्होंने जांच का दोषी भी पाया गया, लेकिन अब दोनों सदनों में उसको विशेष बहुमत से पारित होना था, वो वहां पे महाभियोग गिर गया, पारित नहीं हो पाया। वजह ये थी कि कांग्रेस ने वोटिंग से बायकॉट कर दिया था। तो ये कंडीशन है, ओथ हो गई, सैलरीज हो गई और इनका टेन्योर हो गया बता दिया, और इनका रिमूवल कैसे होगा ये बता दिया। अच्छा, ये बैठेंगी कहाँ? संविधान कह रहा है कि दिल्ली में बैठेंगी, इनकी कोर्ट दिल्ली लगेगी, लेकिन उसी संविधान में ये प्रावधान है अगर दिल्ली के अलावा कहीं और बैठने लगे तो ऐसा वैधानिक नहीं होगा। वहाँ ये भी है कि किसी और स्थान का चयन मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति से मिलकर तय कर सकते हैं, ये व्यवस्था भी है। तो ये स्थान की बात हो गई। अब इनके हम निष्पक्षता की बात पे अगर जल्दी जल्दी चर्चा कर ले। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारा संविधान का गार्जियन है, संरक्षक है, और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका प्रहरी है। तो आवश्यक है कि वो इंडिपेंडेंस हो पूरी तरीके से, उसमें आज़ादी हो, उससे किसी तरीके का हस्तक्षेप न हो, वो बिना भय के, बिना किसी पक्षपात के काम कर सके। इसके लिए अलग तमाम इस तरह की व्यवस्था बनाई गई जिससे कि वो निडर होकर के कार्य कर सके। तो पहला तो यही है कि इनकी नियुक्ति का तरीका आपने देख लिया कि इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। इनका जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो फुल साउंड है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। इनके टेन्योर की सुरक्षा है, कार्यकाल के दौरान इनको हटाया नहीं जा सकता। आप देख ही रहे हैं कि हटाना होगा तो रिमूवल के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है, कितनी लंबी प्रक्रिया है, जांच होती है, जांच में दोषी पाए जाने के बाद विशेष बहुमत से पारित होना होता है। और इनकी जो सेवा शर्तें हैं वो निश्चित है। इनका जो वेतन है, भत्ता है, पेंशन है, जो सुविधाएं हैं, उसमें कोई नकारात्मक बदलाव नहीं किया जा सकता। हाँ, बढ़ा भले दे, देखिए 1 लाख से बढ़ा के 2,80,000 करके बढ़ा भले दे, कोई नकारात्मक बदलाव नहीं किया जा सकता। और ये इनका जो ये सब खर्चा वर्चा है ना, ये पहले अब जो पढ़ रहे थे ना, कंसोलिडेटेड फंड भारत की संचित निधि पे भारित होता है। यानी कहने का मतलब इस पे वोट नहीं होता, चर्चा हो सकती है, डिबेट होगी, चर्चा होगा, डिस्कशन होगा। और एक बात और कि इनके कंडक्ट पे कोई बहस नहीं हो सकती संसद में, सिवाय इसके जबकि उन पे महाभियोग चल रहा हो, इनकी आचरण पे कोई बहस नहीं हो सकती। इससे कि हतोत्साहित हो कि हमारी तो निंदा हो रही नहीं है। अगर निंदा करेंगे, इनको अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं। ये किसी को इस लालसा में कोई कार्य न करे कि हमको सेवानिवृत्ति के बाद वहां से लाभ होगा, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पे रोक है। इनको अपने स्टाफ को, इनके स्टाफ का भी जो खर्चा होता है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज है। स्टाफ की नियुक्ति खुद कर सकते हैं, उसी में किसी का इंटरफियर नहीं है। जुरिस्डिक्शन की जहां तक बात है, इनके जुरिस्डिक्शन को घटाया नहीं जा सकता, सरकार बढ़ा सकती है। तो ये सारी व्यवस्था संविधान बनाने वालों ने इसकी निष्पक्षता के लिए की है, वो जरूरी थी, क्योंकि ये संविधान का कस्टोडियन है, फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करना 3(2)(2)(6) सुप्रीम कोर्ट का काम है। ये संक्षेप में बातें रही, मुझे उम्मीद है थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होंगी। ओके, जय हिंद।